वेलकम इन कॉन्सेप्ट एजुकेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग करते हैं। और आज हम लोग इसमें करंट की इक्वेशंस को निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें करंट हमारी कैसे निकाली जाएगी और कितनी हमारी करंट होगी। अब इसको बनाने का रीज़न क्या है, वो बेसिकली ये रीज़न है कि यहाँ पर इसकी विड्थ हमें बताना है कि एफ की विड्थ क्या है। तो एफ की विड्थ हमने ले ली W, और यहाँ से अगर हम ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है, ये 2a है, तो इससे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं कि इसका एफ का एरिया कितना है। जहाँ से हमारी करंट इंटर करेगी, ये करंट इंटर होने के लिए उसका एरिया क्या होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर हमारा स्पेस का रीजन बन जाएगा, यानी हमने इस पर वोल्टेज लगाया और यहाँ पर एक स्पेस का रीजन बिल्डअप हो गया, ये स्पेस का रीजन हमारा बिल्डअप हो गया, तो अब जो इसकी ओपनिंग का एरिया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ओपनिंग। तो टोटल ये कितना है, ये टोटल है 2b हाइट, और इसकी जो ये आपकी चौड़ाई है ये तो आपकी W ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, ये W ही रहेगी। तो एरिया ऑफ द ओपनिंग, यानी इसकी अगर हम बात करें, खाली इस सेक्शन की बात करें, इस वाले सेक्शन की बात करें, यानी जिसमें से करंट पास होगी, करंट तो इसी में से पास हो पाएगी ना। टोटल एरिया तो लेने की हमारी कोई कंडीशन ही नहीं बनती है, करंट तो हमारी इसी से जाएगी, बाकी तो स्पेस रीजन की वजह से रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द, यानी एरिया इसका कितना खाली होगा, एरिया ऑफ द ओपनिंग, एरिया ऑफ ओपनिंग कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 2b इंटू W शायद ये हो जाएगा 2b इंटू डब्ल्यू, सही है, ये हो जाएगा 2b इंटू डब्ल्यू। सिंपल क्या है, हाइट है 2, हाइट है 2b और विड्थ है आपके W, तो टोटल कितनी हो गई एरिया, L इंटू 2b B W हो गया, सिंपल सा। तो एक तो आपको ये पता हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं, डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, करंट किस चीज़ का डेरिवेशन कर रहे हैं, के लिए ना सर, करंट फ्रॉम एफ ए बी, करंट फ्रॉम एफ ए टी। स्क्रीन पे जो हम लिख रहे हैं वो सबको दिख रहा होगा। अब देखिए करंट डेंसिटी, एक फार्मूला होता है करंट डेंसिटी। अब पीछे का अपना याद करिए, जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन कंडक्टर पढ़ा था, वहाँ पर करंट डेंसिटी बराबर क्या पढ़ा था, करंट डेंसिटी बराबर 4 लेटर्स आए थे, सिग्मा ई आया था, और सिग्मा की वैल्यू क्या थी, अगर किसी को याद, एन क्यू म्यू म्यू एन ए, और एन बराबर, चूंकि यहाँ एन टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे एन डी ले लिया जाएगा। तो ये था क्यू एन डी म्यू एन ई, ये हमारा हो गया जे। और करंट डेंसिटी बराबर जे बराबर होता है आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। तो इसका मतलब है कि आई बराबर जे इंटू ए, या आई बराबर, ये किसके यहाँ का पंखा शोर कर रहा है, माइक को बंद कर लीजिए। हाँ, आई बराबर जे इंटू ए, जे बराबर जे की यहाँ पे वैल्यू रख दें क्यू एन डी म्यू एन ई इंटू एरिया। अब यहाँ पर क्यू एन डी म्यू एन और एरिया की जगह रख देना है 2b इंटू डब्लू और ई और आई। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी देखिए क्यू आपको पता होगा, एन डी आपको पता होगा, म्यू एन भी आपको पता होगा, 2b भी आपको पता होगा, डब्लू भी आपको पता होगा, ये सब फिजिकल पैरामीटर है, सब आप निकाल लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अभी आपको नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने के लिए इसकी लंबाई को हम लोग ले लेते हैं एल। इस एफ की लंबाई क्या है, एल, और इस पे जो वोल्टेज हमने लगाया है वो लगा दिया वी डी एस।
इस पर जो वोल्टेज लगाया है वो कितना लगा दिया, VDS। यहाँ वोल्टेज को लगा देते हैं। यहाँ जो वोल्टेज लगाया है वो हमने लगाया है VDS, ये लगा दिया। ये वोल्टेज VDS लगाया है। इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है VDS बाई L, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर VDS बाई L। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 यानी E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 यानी E की वैल्यू को हम किस में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो I, अब I को हम लोग IDS लिख सकते हैं, I नथिंग बट ए IDS। तो IDS बराबर Q एन डी म्यू एन, Q एन डी म्यू एन, और क्या था, एरिया की जगह हो गया 2B इंटू डब्लू, और E की जगह हो गया VDS बाई L। ये हमारी पूरी वैल्यू मिल गई, दिस इज द एम्पियर में करंट आ गई। यही हमारा डेरिवेशन था और यही हमसे पूछा गया था निकालने को, तो हमने इसको निकाल दिया। ये लंबा होता है थोड़ा। जो IDS करंट होती है, बहुत कम लोगों को पता है कि IDS करंट आती कहाँ से है, कैसे आएगी। डायरेक्ट लोग लिख तो देते हैं, लेकिन ये करंट का डेरिवेशन कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आता है। अभी भी ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि B बराबर हमारे पास में है A 1 माइनस VGS बाई VP का अंडर रूट। ये भी पीछे हम लोग लिख चुके हैं। इसको 3 नंबर बोल देते हैं। तो पुट 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 3 नंबर इन IDS में इसको पुट कर देते हैं। देन फाइनली IDS विल बिकम Q एन डी म्यू एन टू AB की जगह केवल रखना है A 1 माइनस VGS अपॉन VP पावर हो गया 1/2, ये रख दिया, इंटू W और VDS बाई L। ये हमारी वैल्यू फाइनल बन करके आ गई। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब इतनी बड़ी इक्वेशन आप ऐसे रटने चलोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर समझ के करेंगे और पीछे का समझा हुआ है तो ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। हमको कम से कम 30 साल हो गए इस इक्वेशन को याद किए हुए। आज तक मुझे याद है इक्वेशन, और कभी भी पूरी इक्वेशन नहीं याद होती, इसके डेरिवेशन से ही ये याद होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डेरिवेशन आपने किए हुए होते हैं तो चाहे जितनी लंबी इक्वेशन हो रखते चले जाइए, अपने आप आता चला जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये IDS की वैल्यू होती है। अब इसमें एक टर्म और निकालना होता है हमें, IDSS, फाइंड IDSS। IDSS होता क्या है, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ IDS। ये IDS करंट ही है, बट कंडीशन व्हेन VGS बराबर 0, यानी VGS के 0 होने पे, यानी बिना किसी स्पेशल रीजन के बिल्डअप हुए जो भी करंट हमारे फ्लो करेगी, दैट विल बी द मैक्सिमम करंट विच इज नोन एज द IDSS। वही करंट हमारी IDSS होती है जो बिना VGS के फ्लो करे, यानी VGS के 0 होने पे। तो यहाँ पर अगर हम IDS को निकाल लें, व्हेन कंडीशन रख दीजिए, यानी व्हेन VGS बराबर 0, तो IDS बराबर कितनी आ जाएगी, Q एन डी म्यू एन टू A, और यहाँ पे 0 रख दिया तो 1 माइनस 0 W VDS बाई L। और यही करंट हमारी क्या बन जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जरा।
यही करंट हमारी बन जाएगी, IDSS बन जाएगी यही करंट। तो IDSS का फॉर्मूला हमारा बन करके आ जाएगा Q ND म्यू एन 2A VDS अपॉन L इंटू W। यही है, पीछे से चेक कर लेते हैं, यही है कि कुछ रह तो नहीं गया, रहना नहीं चाहिए कुछ। Q ND म्यू एन 2AW VDS बाई L, L रह गया, L है, L भी है ना पूरी चीज़। Q ND म्यू एन 2A VDS बाई L। तो ये आपकी करंट आ गई IDSS की। So this is also the maximum current which can be flow through the FET। FET से मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाली कौन सी है? मैक्सिमम करंट लिख देते हैं, मैक्सिमम करंट फ्रॉम JFET is known as IDSS। ये IDSS की वैल्यू आ गई। तो ये इस तरीके से इसमें निकाला जाता है। अब इसमें एक डेरिवेशन इसी के साथ में और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग RD से भी लिखते हैं। तो RD हमारा दो कंडीशन में होता है। एक तो वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा IDSS मैक्सिमम फ्लो कर रही है, यानी VGS 0 है, और एक होती है जब VGS 0 नहीं होता है। तो RD ऑन बोलते हैं इसको, जब हमारी मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही होती है एट VGS बराबर 0। तो RD ऑन बराबर बड़ा सिंपल सा होता है, जिसको मालूम है उसके लिए बहुत सिंपल है, VDS बटे IDS कर दीजिए। अब क्योंकि VGS 0 है तो यहाँ पर हम लोग IDS की जगह VDS बटे IDSS भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया VDS बटे IDSS कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से हो जाएगी L अपॉन Q ND म्यू एन 2AW। ये ओम में आपके आंसर आ गया, RD ऑन। तो जो ड्रेन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं FET में, वो यहाँ से निकल करके आता है। ये किस कंडीशन में है? जब आपने VGS को 0 ले रखा है। और अगर हमारा सिंपल डायनामिक रेजिस्टेंस अगर हम बोलें, डायनामिक रेजिस्टेंस यानी चेंज रेजिस्टेंस, तो फिर इसमें वही आपको इक्वेशन वाली पूरी वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी जो B के फॉर्म में थे, VDS बटे IDS। और IDS कौन सा हो जाएगा? IDS आपके पूरी इक्वेशन, किसी को याद हो तो जरा बताइए। Q ND म्यू एन या 2B ब्रैकेट में 1 माइनस VGS बटे VP का अंडर रूट इंटू W। ठीक है, पीछे से इक्वेशन IDS की निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसमें रेजिस्टेंस हमारे जो होते हैं वो मैक्सिमम हम लोग इसी RD ऑन को ले लेते हैं, जो FET का ये रेजिस्टेंस है, इसी को ही हम लोग जो बाइसिंग वगैरह में है या आगे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वगैरह में है उसमें इसी को ही ले लेते हैं। जबकि ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि VGS के चेंज होने से, यानी इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें VGS के चेंज होने से नीचे देखिए VGS इसमें आया हुआ है, डिनोमिनेटर में VGS आया हुआ है।
VGS के चेंज होने से यहाँ पर RD यानी डायोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। VGS के चेंज होने से डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी RD की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके गेट पे अप्लाइड पोटेंशियल के चेंज होने से चेंज हो रही हो तो उस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो वो रेजिस्टेंस एक स्टैटिक रेजिस्टेंस है। वो है ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में कहीं भी VGS आया, उसमें VGS नहीं है। तो जब उसमें VGS नहीं है तो VGS आप कुछ भी रखोगे वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, उसमें तो सारे पैरामीटर फिक्स हैं। इसका मतलब है कि RD ऑन विल बी ऑलवेज फिक्स वैल्यू, वेयर एज RD जो डायनामिक वाला है ये VGS की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो अब अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से किसी चीज़ को हमें निकालना है, हमको इसमें रिसर्च वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको नीचे वाला रेजिस्टेंस लेना होता है। और अगर सिंपल एक ओवरव्यू लेना है, क्वेश्चन कर रहे हैं, बाइसिंग आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके डीप एनालिसिस पे नहीं जा रहे हैं कि एकदम पिन पॉइंट माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं या नैनो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो सिंपली आपको RD ऑन लेना है। ऑल क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय RD ऑन, सारे RD ऑन से ही सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे हमने आपको स्पेशली अलग से बता दिया, मेरी इसकी डीप एनालिसिस है ऑलरेडी, इस वजह से हमने आपको इसका नाम दे दिया, अदरवाइज बुक्स में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस FET में खास प्रॉपर्टी में यूज भी किया जाता है कहीं कहीं पे, जो कि VGS पे डिपेंड करता है। तो ये आपके हो गए डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लेट मी आस्क। आपको कोई समस्या हो किसी भी तरीके की, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछिए। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर आपने बताया जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो VGS पे डिपेंड करता है। डायनामिक रेजिस्टेंस VGS पे डिपेंड कर रहा है। VGS तो क्या है? गेट पे अप्लाइड होने वाला पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। चलिए कि स्टेप इसके आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फिनोमेना और आता है। FET एक बड़ी अच्छी चीज़ है। FET को समझिए तो काफ़ी कुछ है इसमें, और ना समझिए तो ये कुछ भी नहीं है। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है और ना समझने वालों के लिए। यहाँ ये फिनोमेना है, इसको ज़रा समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग है इसमें। ये जब हम इसमें रिवर्स बायस लगाते हैं तो यहाँ एक स्पेस रीजन बिल्डअप होता है, ऐसे स्पेस रीजन बिल्डअप होता है दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। और VGS को आपने बढ़ाया नेगेटिव साइड में तो और ये आपका स्पेस रीजन बढ़ेगा, स्पेस रीजन और बढ़ेगा। ये सब स्पेस रीजन है। ये तो पक्का पता ही हो गया ना स्पेस रीजन क्यों बढ़ेगा। जैसे जैसे हम VGS को बढ़ा रहे हैं, as well as VGS will be increase, the space region will be increase। और बढ़ा दिया सब, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। अब आप पूछेंगे नहीं कहाँ तक बढ़ाते जाएंगे। इस पोजीशन पे क्या हो गया, इस पोजीशन पे हुआ ये कि ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जब ये VP के बराबर हो जाएगा तो IDS इसमें से जाने वाली क्या हो जाएगी, करंट IDS विल बिकम जीरो, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे, आपस में टच कर जाएंगे। और जब ये आपस में टच कर जाएंगे तो आपकी IDS करंट इसमें से नहीं जाएगी। ठीक है, यही तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ना, सारी चीज जो हम लोगों ने एनालिसिस की।
उसमें यही पढ़ा कि हमारे स्पेशल रीजन जो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाएं कि जिससे आइडिया जीरो हो जाए, उसी को वीपी बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। अब हम दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि वीजीएस को हम बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा करके ले गए कि जिससे हमारा जो स्पेशल रीजन है उसने पूरा एरिया ही कवर कर लिया। जब एरिया ही कवर कर लिया तो हमारा होल्डिंग रही नहीं, उसमें से तो स्पेस बचा ही नहीं, तो हमारी करंट जीरो हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, हो भी जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस यहीं पे एक समझने वाली चीज़ है कि आफ्टर पिंच ऑफ पोटेंशियल ये देखा गया है इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि द करंट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ये एक बड़ा हिडन इसका फिनोमेना होता है, और ये मिलमन हल्कियास ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत सारी बुक्स ने इसको लिखा भी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्राडिक्शन भी है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। तो अब क्या एक्सप्लेनेशन है उसको आप सुन लीजिए। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे ये आखिरी में जब ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा तो आखिरी में ये स्पेस रीजन फर्दर नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे जाकर रुक जाएगा। देखिए होता क्या है, अभी आपने देखा होगा कि एक इशू चल रहा है, एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है इंडिया। चाइना इंडिया की तरफ आ रहा है, इंडिया कभी चाइना की तरफ भी जाता होगा। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ ओवरलैप कर जाएंगे तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो थोड़ा ये बढ़ते हैं, थोड़ा ये बढ़ते हैं, थोड़ा ये बढ़ते हैं, थोड़ा ये बढ़ते हैं, थोड़ा एक कदम वो बढ़ते हैं, थोड़ा एक कदम वो बढ़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ना वो बढ़ते हैं ना वो बढ़ते हैं, दोनों ही आमने सामने हो जाते हैं। यानी अगर वो हाथ इधर से बढ़ाएं और हाथ उधर से बढ़ाएं तो दोनों के हाथ आपस में टच कर जाएंगे। वो एक पीक पोजीशन होती है और उसमें एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि खबरदार अगर इससे आगे बढ़े तो शूट एंड साइड। वो कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे, वो कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे जितना फोर्स हो, लेकिन अभी तक अगर आपको बॉर्डर लाइन मेंटेन रखनी है तो इसका मतलब ये है कि आप बढ़ते बढ़ते उस पोजीशन तक आ सकते हैं जब तक आप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन वही है कि नीचे का रीजन हमारा बढ़ा, ऊपर का रीजन बढ़ा, और रीजन बढ़ा और बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों की फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करके रोक देंगी बढ़ने से। अब ये आगे यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम वीजीएस को बढ़ा रहे हैं, हमने वीपी से भी ज़्यादा कर दिया। हम चेक करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर आमने सामने हो गया। अब हम यहाँ बढ़ने के बजाय अब हम दूसरी जगह बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब जो इधर का रीजन नहीं बढ़ा है, इधर देखिए ये वाला रीजन, इधर वाला रीजन, ये रीजन नहीं बढ़ा था, तो अब हम इधर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इधर की तो ओपनिंग हमारी उतनी रही, स्पेस का रीजन जो बाकी था वो फोर्स इधर ना अप्लाई होके वो फोर्स इधर अप्लाई होने लगेगा। हम लोग भी यही करते हैं, यहाँ आमने सामने हो गया, पता चला उधर की सेना उधर से चालू हो गई, इधर की सेना इधर से चालू हो गई। एक दूसरे को ऑक्युपाई करने की कोशिश लड़ाई में यही होता है कि अगर हम एक देश दूसरे देश पे उधर से एंट्री कर लेता है तो दूसरा देश भी छोड़ता थोड़े ना है, वो दूसरी तरफ से एंट्री कर लेता है। तभी समझौता होता है कि तुम हमारा रीजन छोड़ो, हम तुम्हारा रीजन छोड़ें। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान पे ही पूरे पे कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। वो तो नेहरू जी के उससे जो है सब छूट गया, नहीं तो पाकिस्तान तो आपके अंदर ही होता। पोजीशन यहाँ पे ये है कि इस एरिया में जब बढ़ने की पोजीशन हमारी नहीं रही, दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, तो ये बजाय इसकी क्लोजिंग करने के, इसकी क्लोजिंग को इतना ही रखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें से करंट जितनी भी है वो मिनिमम करंट पास होती रहेगी, वही करंट हमारी सैचुरेशन करंट कहलाती है। और वो सैचुरेशन करंट जो होगी वो उतनी पास होती रहेगी, और बाकी का जो फोर्स है वो कहाँ जाएगा, वो बाकी जो रीजन इधर साइड का है उसको बढ़ने में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल सिचुएशन। एक्चुअल थ्योरेटिकल सिचुएशन के हिसाब से आईडीएस को जीरो हो जाना चाहिए, जो कि जीरो माना जाता है, जीरो लेकर के हम लोग करेंगे। ये जो लास्ट वाला डिस्कशन है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मिलमन हल्कियास, और जो मिलमन हल्कियास को फॉलो कर रहे हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है।
तो कभी कोई इंटरव्यू वगैरह में, स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाए तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कभी पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो इस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसका फाइनल एक डिस्कशन था, इसको ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज अगर ज़रूरत ना हो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एफईटी के बारे में था। आज हम लोग ने डेरिवेशन किया, बी की वैल्यू निकाली, उसके स्पेशलाइजेशन को देखा और आईडीएस की वैल्यू निकाल ली, आरडी ऑन की वैल्यू निकाल ली, डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। तो लगभग जितने भी पैरामीटर्स थे एफईटी के वो वैल्यूज़ हम लोग इसके निकाल चुके हैं। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आगे देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वगैरह होती है, फिर उसके बाद बाइसिंग वगैरह है, इनहेंस मोड मॉसफेट है, डिप्लेशन मोड मॉसफेट है। अब उसके बाद में इस चर्चा होगी और उनको इन डिटेल देखेंगे। हर चीज़ में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट हैं, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और उनको धीमे धीमे समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप इसमें महारत हासिल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स ऑफ वॉचिंग कॉन्सेप्ट एजुकेशन। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. सर। थैंक यू सर।